देखिए, कल दो बातें और रह गई थी, उनको और ऐड कर लेते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो कोल्ड स्टोर होते हैं ना, तो उसमें प्रशीतक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े कोल्ड स्टोर जो होते हैं उनमें प्रशीतक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो कोल्ड स्टोर होते हैं, देखिए, कोल्ड स्टोर में प्रशीतक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं अमोनिया का। एक बात तो याद रखनी है, जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं उन कोल्ड स्टोर में प्रशीतक के रूप में अमोनिया का इस्तेमाल होता है। ठीक है। एक याद रखें, ये भी क्वेश्चन है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज में प्रशीतक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं। प्रशीतक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं फ्रीज में। तो आपने नाम सुना होगा फ्रियोन का। किसका नाम? फ्रियोन। और ये फ्रियोन जो है, ये बताया जाता है कि जो मार्केट में मिलता है, जिस ब्रांड के नाम से मिलता है उसका नाम होता है बेटा, हाँ, मैफ्रोन ब्रांड। क्या नाम है इसका? मैफ्रोन ब्रांड। मैफ्रोन ब्रांड है इसका नाम। और जो एसी होती है, एसी में प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं हम? सीएफसी का, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है। ये टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा चलेगा, लेकिन उसका जो मतलब मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। जैसे एक आएगा पोल्यूशन, प्रदूषण। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन चूंकि हर प्रकार से कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्रदूषण होगा। ठीक है। हम पहले क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है, शब्दावलियां हैं, उनको सीखने से पहले हम ये देख लें कि क्या क्या दुनिया में इस समय बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। पोल्यूशन क्या है ना, ओजोन परत के क्षरण से क्या होगा। ठीक है। जब ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे तो वो जो डेफिनेशन आएंगी ना, जीवधारियों का वनस्पति के साथ में या पर्यावरण के साथ में जीवधारियों का क्या कनेक्शन है, तो वो गुत्थियां अच्छे से समझ में आएंगी। इसको रफ कर दें फिर। चलिए, देखिए, मैंने बार बार बोला है कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 1 या 2 दिन का वक्त नहीं लगता। एक लंबा सफर होता है, और उस लंबे सफर में धैर्य बना के हम लोग आगे बढ़ते हैं, धैर्य के साथ में। आपने नाम भी सुना होगा कि अगर चूहा बिल से मिट्टी निकालता है थोड़ी थोड़ी करके, तो ढेर लगा देता। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे की पढ़ाई अगर रेगुलर हो जा किसी भी एक विषय को लेकर, तो उस विषय में एक अच्छी पकड़ आपकी बन सकती है। बशर्ते यह है कि एक रिवीजन बेहतर होना चाहिए, और उनको थोड़ा समझते हुए हम जो है अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें। एग्जाम का पता भी नहीं चलेगा आपको कि 2025 का टारगेट कैसा आपने हिट कर दिया। ठीक है, कैसा आपने हिट कर दिया। और कहते नहीं है कि 10 घंटे की लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें आप 1 घंटा भी मुश्किल से सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो 10 घंटे आपके बेकार हैं। अगला जो हमारा हेडिंग होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस हेडिंग का नाम है, देखिए, प्रदूषण।
हम सभी पहलुओं पर, प्रदूषण के सभी पहलुओं पर हाँ डिस्कशन करते हुए चलेंगे, चाहे वो पहलू छोटे हैं या बड़े हैं, चाहे वो छोटे हैं या चाहे वो बड़े पहलू हैं। भाई प्रदूषण क्या है? प्रदूषण कहते नहीं कि प्रदूषण है क्या आखिरकार। मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज में अनबैलेंस होना पोल्यूशन है। प्रदूषण क्या है? अनबैलेंस होना पोल्यूशन है, प्रदूषण है। और अनबैलेंस का मतलब है, असंतुलन का मतलब यह है किसी भी चीज का या तो ज्यादा होना या कम होना, वो प्रदूषण है। वायुमंडल में लगातार जैविक पदार्थों का दहन करने से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा, बोलो, तो वायु प्रदूषण हुआ। जल में तमाम अपशिष्ट पदार्थ हम फेंकते चले जा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो जल प्रदूषित हो रहा है। तमाम पॉलीथीन जो है वो मिट्टी के अंदर दबाई जा रही हैं, इससे मिट्टी जहरीली हो रही है, मिट्टी में मृदा प्रदूषण हो रहा है। नाभिकीय रिएक्टर बना के बिजली बनाई जा रही है, लेकिन अगर वही रेडिएशन बाहर निकलता है तो वो रेडियोधर्मी प्रदूषण माना जाएगा, जिसे हम रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई गैस लीक हो जा किसी चैम्बर से, तो उस गैस से भी तो पोल्यूशन होगा या नहीं होगा? उस एरिया में इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो अगर सीधी सी बात करी जाए कि प्रदूषण क्या है, कोई पूछने लगे, पहली बात तो पीसीएस में ऐसा थोड़ी पूछा गया प्रदूषण क्या है। तो मानना यही है कि देखिए, कहीं भी जैविक तत्व हो या अजैविक तत्व हो या खनिज तत्व हो या गैसीय तत्व हो, अगर उनमें असंतुलन पैदा होता है तो वो प्रदूषण माना जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, अगर 68% हो जाए तो, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03% है, अगर वो बढ़ जा तो प्रदूषण माना जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ऐसे पदार्थ जो वायु में असंतुलन पैदा करते हैं तो वो वायु प्रदूषक कहलाएंगे। जल में असंतुलन पैदा करते हैं तो वो जल प्रदूषण कहलाएंगे। मृदा में बदलाव लेकर आते हैं, मृदा को परिवर्तित करते हैं तो वो मृदा प्रदूषण कहलाएंगे। एक बात बताओ, आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा और महसूस भी करा होगा कि साउंड, ध्वनि, अगर हमारे ब्रेन को विचलित नहीं कर रही है, ठीक है, अगर ध्वनि हमारे ब्रेन पर नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल रही है, तो उस ध्वनि से हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो ध्वनि हमारे कानों पर, हमारे ब्रेन पर नेगेटिव प्रभाव डालती है तो वो हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण है, नहीं है। अब कितनी ध्वनि प्रदूषण में काउंट होगी? अगर इसको देखा जाए तो हर एक आदमी की सहन शक्ति अलग अलग होती है या नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा बोलना भी पसंद नहीं होता क्योंकि वो डिस्टर्ब होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उनके सामने शोर लोग करते रहें फिर भी उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो हर एक आदमी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम हर एक पहलू को टच करते हुए चलेंगे और ये भी देखते हुए चलेंगे कि एग्जामिनर ने किस तरीके के क्वेश्चन हमसे मालूम करे हैं। तो इसमें प्रदूषण के दायरे में सबसे पहले प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, विकिरण प्रदूषण, बल्कि इसको नाम दे दें गैसीय प्रदूषण तो अच्छा रहेगा। पहला गैसीय प्रदूषण देख लें। गैसीय प्रदूषण, और गैसीय प्रदूषण, देखिए जब कोई प्रदूषण होते हैं ना तो प्रदूषण का खामियाजा भुगतना पड़ता सभी को। पोल्यूशन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तय बात है। गैसीय प्रदूषण में सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं
भोपाल गैस त्रासदी से, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी के पीसीएस में बहुत सवाल आए हैं। हालांकि ये टॉपिक तो पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बाकी एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो पहला सवाल मेरा ये है कि भोपाल गैस त्रासदी किस राज्य में हुई थी। तो भोपाल में हुई थी और भोपाल कहाँ की राजधानी है, तो मध्य प्रदेश में। दूसरा सवाल यह है कि भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी तो किस कंपनी से गैस का रिसाव हुआ था। यूनियन कार्बाइड, कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कंपनी थी और ये कंपनी कीटनाशक बनाती थी, कीटनाशक। इससे भी थोड़ा याद रखो, ये कंपनी कैसे प्रोडक्ट बनाती होगी, जो कीटनाशक थे, जो कीटों को मारने का काम करते थे। अब सवाल ये निकलता है ये घटना किस समय घटित हुई थी। ये घटना कब की है, तो ये घटना है 2-3 दिसंबर 1984 की। और पीसीएस में एक बार डेट पूछी है, डेट। ठीक है, तो ये रात 10 बजे की बात थी, रात 10 बजे। अब सुनो, देखो ध्यान से सुनो, 2 तारीख में 2 दिसंबर की रात 10 बजे, अब तारीख बदल जाएगी 2 घंटे बाद, क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं तो 12 बजे 3 दिसंबर लग जाएगा। ठीक है, तो रात 10 बजे जो है ये पता चलता है कंपनी के अंदर कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो लीक हो रही है। ठीक है, और सुबह 4 बजे के आसपास, 3 तारीख होगी, फिर सायरन बजाया जाता है आपातकाल का। ठीक है, तो लोगों को पता 2 तारीख में नहीं चला, 3 तारीख में लोगों को पता चला है। तो डेट जरूर याद रखें। ये जो घटना घटी थी भोपाल गैस त्रासदी की, रात 10 बजे की बात थी, 1984 का समय था। किस गैस का रिसाव हुआ था, गैस का रिसाव, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। और मिथाइल आइसोसाइनेट को बहुत बार एग्जामिनर ने एमआईसी लिखा है। क्या लिखा है, तो आप भी याद रखें, कभी कभी वो एमआईसी ही देता है पेपर में। देखिए, ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है एमआईसी, एमआईसी का सूत्र क्या है, जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता भैया CH3NCO, CH3NCO, इसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा और ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि एमआईसी का रासायनिक नाम क्या है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। और सूत्र क्या है, ये कैसी गैस है, देखिए एमआईसी की विशेषता क्या है। तो एमआईसी के गुणों की अगर हम बात करें बेटा, तो एमआईसी के गुण क्या है, ये रंगहीन है, रंगहीन, ज्वलनशील, ज्वलनशील, रंगहीन, ज्वलनशील, विषैली, विषैली, आश्रु या आंसू प्रेरक गैस है, आंसू उत्प्रेरक गैस है। इसका मतलब यह है कि इससे आंसू भी निकलते हैं, आंसू उत्प्रेरक गैस है। ये सवाल पूछ लेंगे कि एमआईसी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है,
इस MIC का उपयोग कहाँ था, ऐसे नीचे लिखते हुए चलेंगे, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। MIC का उपयोग इस कंपनी में क्या था, MIC का यूज क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट से क्या करते थे यूनियन कार्बाइड के कारखाने के लोग, तो कीटनाशक बनाते थे। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, कार्बोनेट कीटनाशकों के बनाने में, कार्बोनेट कीटनाशक बनाने में, कीटनाशक बनाने में किसका इस्तेमाल होता था भैया, MIC का। ये बताया जाता है, देखिए कि जो MIC थी, MIC का जब रिसाव हुआ तो बताया जाता है कि हजारों लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ इस गैस के रिसाव से लोगों की मृत्यु हुई, कई हजार लोग मारे गए, कई हजार लोग, कई हजार लोगों की मृत्यु हुई। अब कई हजार लोगों में कुछ आंकड़े आते हैं कि 2500 लोग मारे गए थे, कुछ कहते हैं कि 4000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो कई हजार जब लोग मारे गए होंगे तो जाहिर सी बात है लोगों में आक्रोश पैदा हुआ होगा, ठीक है। और इस कंपनी का जो मालिक था बारेन एंडरसन, ये कंपनी का जो मालिक था वो भाग गया था। कंपनी का जो मालिक था उस समय वारेन एंडरसन था, हालांकि ये नाम नहीं आता, बारेन एंडरसन, वो वहां से फरार हो गया था, ठीक है। ये कहा जाता है कि चूंकि ज्वलनशील है तो पानी वानी की बौछार करी, ऑपरेशन फैथ चलाया गया और उसके तहत, ऑपरेशन फैथ के तहत जो है वहां पर अंकुश लगाने का काम किया गया। लेकिन तब तक ये गैस जो थी वो हजारों लोगों की जीवन लीला को समाप्त कर चुकी थी, ठीक है। ये हजारों लोगों की जीवन लीला ये गैस क्या कर चुकी थी, समाप्त कर चुकी थी। ये बहुत बड़ी उस जमाने में या उस दौर में त्रासदी पैदा हुई MIC के द्वारा, ठीक है। अब क्या होता है कि कंपनियां हैं जो रासायनिक या केमिकल्स बनाने का काम करती हैं। केमिकल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं कि अगर वो लीक हो जाए तो उनसे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आपको शायद पता हो या ना हो, हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के लिए जाते थे तो हमारे जो टीचर थे वो हमें बड़ा अलर्ट रखते थे इस मामले के लिए, क्योंकि फिजिक्स का प्रैक्टिकल करने जाते थे तो टीचर की अगर थोड़ी सी निगाह बच गई तो बच्चों ने आपस में जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ 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 में इंजॉय करना शुरू कर दिया, लेंस आंखों पे लगा लिया, है ना। लेकिन क्या है कि केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल हैं उसमें आप अलर्ट ही रहेंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं और केमिकल्स टू केमिकल्स रिएक्शन करके नया केमिकल्स बनाएंगे, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है, देखिए कि एक तो यहाँ ये है कि कंपनियों की लापरवाही, क्योंकि ऐसा है ना कि बाद में उन लोगों को सहायता दी गई होगी, मुआवजा दिया गया है नहीं दिया गया वो अलग की बात है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना जो घटी उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। और आप सब जानते हैं कि जहाँ इंडस्ट्री होती है कोई भी, उसके आसपास जो लोग होते हैं सामान्यतः वो लेबर वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है। तो याद रखें ये प्रदूषण जो भोपाल गैस त्रासदी आई थी वो किस में शामिल होगा, भोपाल गैस त्रासदी ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, गैसीय प्रदूषण हुआ था या जल प्रदूषण हुआ था, गैसीय प्रदूषण हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस राज्य में घटी, मध्य प्रदेश में। बताइए किस कंपनी से वो गैस लीक हुई थी, तो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड और वो कंपनी क्या करती थी, कीटनाशक बनाने का काम करती थी। किस समय वो घटना घटी थी, टाइम जरूर याद रखें अच्छे से। तो 2 दिसंबर रात 10 बजे गैस लीक होती है, लेकिन उसका पता सही मामले में सुबह 4 बजे चलता है, तो 3 दिसंबर लग गया फिर, ठीक है।
गैस का रिसाव हुआ था तो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसो, MIC भी कहते हैं इसको, और इसका सूत्र क्या है देखो, CH3NCO। इस गैस की विशेषता क्या है कि ये रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता, ज्वलनशील है, आग के समान होती है, विषैली है। इसका मतलब अगर विषैली है तो हवा में घुल जाएगी, सांस आप लोगे तो आपको क्या करेगी, वो नुकसान पहुंचाएगी जहर की तरह। और आंसू उत्प्रेरक है। आंसू उत्प्रेरक का मतलब, हाँ, आंखों में ये जलन पैदा करती है और इससे आंसू भी निकलते हैं। ठीक है। यूज किस लिए करते थे वो? कार्बोनेट कीटनाशक बनाने में। कीटनाशक कई प्रकार के होते हैं, तो कार्बोनेट प्रकार के कीटनाशक इस इंडस्ट्री में बनते थे। ठीक है। हजारों लोग जो थे वो मौत का शिकार हो गए इस गैस के रिसाव से, और इसके मालिक का नाम था बारेन एंडरसन, और बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फैथ। ठीक है, ऑपरेशन फैथ चलाया गया था, याद रखेंगे। तो एक पार्ट तो हमने ये कर लिया। ऐसी छोटे छोटे सेगमेंट में हम अपनी बात करेंगे, ऐसी छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर। ठीक है, चलिए एक हमारे पास में आएगा, ये तो हो गया हमारे लिए भोपाल गैस त्रासदी की बात। अब हम बात करेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। हमारा दूसरा स्टेप रहेगा रेडियोधर्मी प्रदूषण, जिनसे देखो सवाल आएंगे। रेडियो धर्मी प्रदूषण, या इसे आप कह सकते हो रेडियो एक्टिव प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण, अब देखो रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, पहले दो बात आप समझ लीजिए। क्या होता है कि परमाणु भट्टी का नाम सुना होगा आपने, नाभिकीय रिएक्टर का, और परमाणु बम का सुना होगा। तो परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है, और जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उससे रेडिएशन निकलता है। अगर वही रेडिएशन जो है एयर में पहुंच जा तो उसका प्रभाव सैकड़ों वर्षों तक रहता, और इतना खतरनाक होता है वो कि वो जेनेटिक गुण भी बदल देता है, आनुवांशिक गुणों को भी चेंज कर देता है, चाहे वो वनस्पति हो या प्राणी हो, उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ घटनाएं देख लेते हैं, जो घटनाएं घटी नाभिकीय प्रदूषण के संबंध में। ठीक है, तो इसमें पहली बात हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले उदाहरण देखेंगे हम, फिर इसके बेसिक पाएंगे हम। रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, कुछ परमाणु दुर्घटनाएं घटी, परमाणु या नाभिकीय दुर्घटनाएं। परमाणु या नाभिकीय दुर्घटनाएं घटी कुछ। वो दुर्घटनाएं कौन कौन सी थी? देखो, एक घटना घटी 3 माइल आइलैंड की घटना। 3 माइल आइलैंड की घटना घटी USA में, और ये घटना घटी थी 1979 में। ऐसी एक घटना घटी, चेरनोबिल का नाम खूब आता है पेपर में, चेरनोबिल की घटना घटी। चेरनोबिल की घटना घटी थी यूक्रेन में, पहला रसिया होता था ये 1986 में। और एक घटना घटी फुकुशिमा, और ये फुकुशिमा की बहुत ताज़ी घटना रही। ये घटना घटी जापान में 2012 में, जब जापान में सुनामी आई। ठीक है, और दो घटनाएं आप पहले से जानते हैं,
एक घटना घटी थी, हाँ, हिरोशिमा परमाणु बम, और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरा गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय अमेरिका ने गिरा था, और ये घटना थी जापान में घटी थी 6 अगस्त 1945 को, और 3 दिन बाद नागासाकी परमाणु बम ब्लास्ट हुआ। उसको नाम दिया गया था फैटमैन। फैटमैन बम का नाम था। यह घटना भी जापान में घटी, और ये 3 दिन बाद घटी थी, तो 9 अगस्त 1945 को। पहले ये दोनों घटनाएं जो घटी, ये बम गिरे गए, ये यूएसए के द्वारा गिरे गए थे, अमेरिका के द्वारा फेंके गए थे। पहले इन दो घटनाओं को देखते हैं, क्योंकि ये सबसे पुरानी घटनाएं यही हैं दोनों। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 बड़े शहरों पर बम ब्लास्ट हुआ। पहला हिरोशिमा पर बम गिरा गया, इसका नाम था लिटिल बॉय। फिर नागासाकी पर बमबारी हुई, जिसका नाम था फैटमैन। ये बम जो फेंके गए, इन बम से ऐसा रेडिएशन निकला जिसका प्रभाव आज भी जापान में देखने के लिए मिलता है, और कहा जाता है इसका प्रभाव ऐसा है कि आज भी बच्चे जो हैं, जो जन्म लेते हैं, वो अपंग पैदा होते हैं। उनके कहीं ना कहीं जेनेटिक या आनुवांशिक गुणों में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। ठीक है, 3 घटनाएं जो घटी हैं, ऊपर की 3 घटनाएं, वो 3 घटनाएं नाभिकीय रिएक्टर की हैं। नाभिकीय रिएक्टर, जिसको परमाणु भट्टी कहते हैं, उनके अंदर हाँ दरार पड़ गई, और उस दरार से जो रेडिएशन बाहर निकला, उससे जो हानि हुई है ना, उससे जो हानि हुई, उस हानि को हम किस में शामिल करते हैं? रेडियोधर्मी प्रदूषण में शामिल करते हैं। ठीक है, तो एक घटना 3 माइल आइलैंड की है, जो यूएसए में हुई थी। एक घटना चेरनोबिल, बहुत आता है ये चेरनोबिल यूक्रेन का एक नाभिकीय रिएक्टर था, जिसमें क्या नाम है, दरार पड़ी थी। और एक घटना घटी थी फुकुशिमा जापान में 2012 में, जब सुनामी आई थी, उसकी वजह से नाभिकीय रिएक्टर की दीवारों में दरार बन गई थी। ठीक है, तो ये जो हमने देखा, फिलहाल तो हमने देख लिया दुर्घटनाएं, और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये घटनाएं क्या क्या इफेक्ट डालती हैं, कितने समय तक इनका प्रभाव रहता है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।